नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच खुलते दोस्ती के नए आयामों की। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के 3 दिन के भारत दौरे का आज पहला दिन बेहद सक्रियता भरा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी गर्मजोशी से रिश्तों के नए आयाम खुलते दिखे। शाम तक आते आते ये भी स्पष्ट हो गया कि भारतीय कानून के तहत ही परमाणु करार के अमल की बाधाएं दूर कर दी गई हैं। इसके अलावा सामरिक और रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों ने आगे बढ़ने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने आतंकवाद पर साझा लड़ाई की बात की और अमेरिकी राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता पर समर्थन का भरोसा दिलाया। लेकिन साथ ही दोनों नेताओं ने नतीजे के लिए धैर्य रखने की और वक्त देने पर भी जोर दिया। देखना यह है कि दोनों देशों के बीच जो नीतिगत सहमति बनती नजर आ रही है, उसको अमली जामा पहनाने में कितना वक्त लगता है। आज सरोकार में चर्चा में शामिल होंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी गिरीश निकम। इसके अलावा हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश सुमन भी शामिल होंगे। इसके अलावा हमारे साथ 3 और खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं पूर्व राजदूत मीरा शंकर। आप अमेरिका में भारत की राजदूत रह चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मीरा जी। हमारे साथ गुलशन सचदेवा हैं जो कि जेएनयू में प्रोफेसर हैं और सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज में चेयरपर्सन भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ रमेश गुप्ता हैं। आप पूर्व अध्यक्ष और फाउंडर मेंबर हैं इंडो अमेरिकन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोरम के। आपका भी स्वागत है रमेश गुप्ता जी। आप सभी से चर्चा की शुरुआत करें। इससे पहले मैं सबसे पहले जाना चाहूंगी अखिलेश सुमन के पास, क्योंकि लगातार अखिलेश इस पूरी कवरेज पर और इस पूरी दौरे पर नजर रखे हुए हैं। अखिलेश, आज के दौरे का मतलब अगर 3 दिन के दौरे का पहला दिन हम देखें तो किस तरह का रहा आज, और जो सक्रियता रही उसके कुछ परिणाम, कुछ नतीजे निकलते हुए दिखे? देखिए अमृता, मैं 3 चीज बताना चाहता हूँ। नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार और चाय पर चर्चा। ये बराक ओबामा के 3 शब्द थे और इन 3 शब्दों ने भारत के जो पत्रकार थे, वहां कॉरेस्पोंडेंट थे, उनका दिल लुभा लिया। तो एक तरह से कहें कि इस दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि भारत और अमेरिका, मतलब नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा के बीच जो एक पर्सनल केमिस्ट्री है, पर्सनल केमिस्ट्री काफी अच्छी हुई। अमेरिका और भारत के बीच में संदेह थे, न्यूक्लियर डील को इंप्लीमेंट करने के काफी संदेह थे, उस पर काफी चर्चा हुई और दोनों नेताओं ने एक रिप्रेजेंटेटिव अपना दिया था और लंदन में उनकी लंबी बातचीत हुई। और उसके बाद ये निष्कर्ष यह निकला कि जो अमेरिका इस बात पे कह रहा है कि वो भी जो भी न्यूक्लियर मटेरियल देगा या वेपन्स देगा, वो सारा कहीं और न चला जाए, इसके लिए अमेरिका खुद उसका ट्रैक करेगा। भारत का कहना था कि आईएईए इसका ट्रैक कर रही है, आईएईए ही इसका ट्रैक करेगी। इस बात पे अमेरिका तकरीबन मान गया है। दूसरी बात, लायबिलिटी क्लॉज की बात थी, तो लायबिलिटी क्लॉज में भी जो अमेरिका का यह कहना था कि हम सब नहीं देंगे, सप्लायर सब नहीं देगा, इस पर भारत मान गया है। भारत ने इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म बनाई है जिसमें कि भारत की इंश्योरेंस कंपनियां उसकी भरपाई करेंगी और प्रीमियम के रूप में अमेरिका उसमें कुछ पैसे डालेगा। 750 करोड़ रुपए का फंड इंश्योरेंस कंपनी इंडिया की देगी। तो एक रूप से कहे जो सबसे बड़ा काम था न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल और अमेरिका की जिद आईएईए के समानांतर अपना सर्विलेंस करना, ये दोनों हर्डल दूर हो गए। और हम इस पे आगे चर्चा करेंगे कि न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल पर जिस तरह के समझौते हुए हैं उसकी निटी-ग्रिटी क्या है। लेकिन आपने जिस मुद्दे से शुरुआत की उसी से मैं आगे की शुरुआत करती हूँ। गिरीश, आप भी लगातार दिन भर इस कवरेज को फॉलो करते रहे और एंकरिंग करते रहे। जो 3 बातें कही, नमस्कार, बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और चाय पे चर्चा, क्या ये वाकई भारतीयों का दिल लुभाने के लिए काफी था? I don't know whether the journalists who cover these kind of summits normally get very carried away by these kind of gestures. I'm sure some of the people of this country also get carried away, but there are more important issues. Obviously, the gesture which Prime Minister Narendra Modi showed going to the airport today morning, and the response of the US President also. It matched each other's, but we'll straight away go to the important issues which have been raised here. I would like Meera Shankar to enlighten us a little bit more. When the two leaders say that we have made a breakthrough on the civil nuclear deal, that it is going to be commercially operationalized. This is the word which the Prime Minister used, Indian Prime Minister used. But there are already some kind of doubts being expressed about how far this can go. But you think that what has been
laid before us, especially after what the Foreign Secretary in her briefing told us. Do you think that this is a major breakthrough? It is, in the sense that, the issues which were acting as impediments Right. have been ironed out. One was the issue of liability for the equipment supplier. Right. Because the US took the view that all liability has to be channelized to the operator, and that their companies will not find it viable to supply India if they are subjected to open-ended liability. Open-ended liability, permanent liability. Yeah, and open-ended means, yeah. This is what the Indian civil liability, the nuclear liability law The talks. Indian view was that the nuclear liability law did not subject them to open-ended liability, but there were efforts to try to define this in terms of both the quantum as well as time. I think now what has been done is to create an insurance pool, because no single insurer had be able the to- kind of capital to cover the risk of any such accident. So you've created an insurance pool in which 4 insurance companies will contribute. नहीं, लेकिन And the government मीरा of जी, India अगर will- इंश्योरेंस पूल भारतीय कंपनियों का बन रहा है और वो भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनी का इंश्योरेंस कर रही हैं, और आखिरकार जब विदेशी कंपनी को नुकसान होगा तो भारतीय कंपनियों को उसका इंश्योरेंस देना पड़ेगा, तो फाइनली क्या हम इसे वाकई ब्रेक थ्रू माने भारतीय कानून के मुताबिक? The Americans will have to pay insurance premiums, so they will be in paying any case- insurance, companies will pay the insurance premiums that the Indian insurers, this group of insurers will say, we've got this insurance pool, we'll cover you for this amount, and for this you have to pay a premium of this amount. So it's a kind of a commercial arrangement and an insurance pool. The second aspect is this was clause 17B. Clause 17. And Clause then 46. there was 46 and 17. 46 dealt with the issue of torts, because it said notwithstanding, this contained in this law, this will not prevent the companies from being sued, the operator from being sued under any other law in force at the time. जी. So I think the US companies were afraid that this will open them to third-party litigation and frivolous litigation. Though the clause itself in the bill does not mention the equipment supplier, it only refers to the operator. So here the government is probably giving a clarification that You need it not does be worried it about मैं does चाहती हूँ not. कि इस पे एक क्लैरिफिकेशन अपने रिपोर्टर की तरफ से भी ले लूं, क्योंकि लगातार आप कवरेज कर रहे थे अखिलेश। ये जो 17B और धारा 46 पर अमेरिका को एतराज था, क्या अमेरिका को इसके लिए मना लिया गया है अब? ना, निश्चित तौर पे देखिए अमृता, एक बात भारतीय जो विदेश मंत्रालय है उनके लोगों को भी लग रहा था कि जब चूंकि ये ज्वाइंट वेंचर एक तरीके का है कि ऑपरेटर हमारा होगा, सप्लायर उनका होगा, तो दोनों को थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सारी जिम्मेदारी जो सप्लायर है वही निभाए और सारी जिम्मेदारी ऑपरेटर है। तो ये एक ब्रॉड फ्रेमवर्क जो इंडिया ने बाद में समझा कि हमारा न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ भी बहुत ज्यादा हार्श था, जिसके कारण कोई भी आने को तैयार नहीं था। तो इसीलिए इस दोनों फ्रेमवर्क के अंदर इस बात को किया गया कि 750 करोड़ रुपए हमारी इंश्योरेंस कंपनियां देंगी, और जो शेष पैसे की जरूरत होगी वो भारत सरकार खुद अपनी तरफ से Exactly. In fact, yes, I wanted to get that clarification. Government will, what was clarified in the press conference, the briefing by the foreign secretary and her colleagues, where that 750 crores will be brought in by GIC and 4 other companies. Yeah. And the balance will government be paid by the government in a tapering manner. What does it mean? Well, it means depending on the quantum of premium. I don't really know the And when you're technical talking of details. government, is the Indian government. The Indian government. Yeah. And I think on this larger question of when it will be operationalized, which you were raising, you still have to have the price negotiations, because the price negotiations haven't even commenced, and these are negotiated agreements. They're not competitive bidding. They were allotted to, like the French were allotted 2 reactors, the Russians were, and the US were नहीं, लेकिन was उससे भी बड़ा सवाल allotted. है तो उससे Westinghouse and GE Electric. Westinghouse and GE Electric. And so price benchmarking, because there have been huge cost overruns, for instance, in the French Arriva reactor, Right. which they are building in Europe.
because of additional safety features which have come and other things. Now, for India, it's important that the energy is also cost effective vis-a-vis other sources of energy. So our Department of Atomic Energy will have to find some way of bringing down costs by getting more manufacturing done in India and so on. So all those issues. लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि जो न्यू डील के हर्डल्स को दूर करने का दावा किया जा रहा है, क्या ये बिना पार्लियामेंट को की सहमति के इस पर आगे बढ़ा जा सकता है? गुलशन कुमार जी, well, अभी तक इनफैक्ट जैसा जितना अभी तक मुझे समझ में आया है, जितनी अभी तक बात की जा रही है इसके बारे में, घोषणा तो ये की है कि इसके बारे में पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं है, उसी लॉ के अंदर है। होपफुली जब प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं, मैं मानने को तैयार हूं कि ऐसा ही शायद होगा जरूर। तो उसमें ये देखना हमको यही है कि जैसे दोनों नेताओं ने कहा कि धैर्य रखने की जरूरत है, थोड़ा सहनशीलता की जरूरत है, टाइम लगेगा, तो वो बात सही है, क्योंकि अल्टीमेटली वैसे भी अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं उस पर थोड़ा वक्त तो लगना ही लगना है। अगर आज कोई उसमें लेकिन बात यह है कि जो बिल्कुल इस एनर्जी के ऊर्जा के क्षेत्र में जो बिल्कुल भी प्रगति नहीं हो पाई थी, कम से कम दोनों नेताओं ने मिलकर ये कोशिश किया है कि उसको जो गैप था जिसके कारण बाहर की विदेशी कंपनियां आ नहीं रही थी, शायद उसके अंदर अब एक नया रास्ता खुले। कंप्रोमाइज दोनों ने कुछ किया होगा, फाइन प्रिंट हमको बाद में धीरे धीरे समझ में आएगा, तो एक नया रास्ता इसके अंदर जरूर खुला है। उसके क्या परिणाम आएंगे कितने दिनों में देर तो उसमें लगना ही लगना है, क्योंकि ऑब्वियसली न्यूक्लियर मैं कहना चाहूंगी, एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि एक केवल फॉरेन कंपनीज के लिए नहीं, हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज थी ना, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो उनके लिए इक्विपमेंट बनाती हैं, वो भी नहीं बना रही। तो हमारा जो डोमेस्टिक प्रोग्राम है उस पे भी प्रभाव पड़ रहा था। Okay, that's an important point, because Dr. G. Balchandran, who has been on my program, on the programs today also and the other day, he has been stressing on this point that this has to be worked out because Indian companies also need to be benefited. Anyway, when we are talking of quid pro quo, all diplomatic exchanges are matter of quid pro quos. The foreign secretary made it very clear that the US president and the delegation have assured us that they will include us into this four major NSG, MTCR, Australian group and things like that. This assurance, how seriously do we take it? Well, this assurance was given for the first time when I was ambassador, and when President Barack Obama had visited India for the first time. If you see that joint statement, there was an assurance that the US will support India's entry into these four export control regimes: the Nuclear Suppliers Group, the Missile Technology Control Group, the Wassenaar Arrangement, and the Australia Group. We haven't seen much progress till now, but maybe with the hurdles in the nuclear deal out of the way, there could be fresh momentum. I think another thing which was reiterated and which happened for the first time when I was ambassador and President Obama came here, and that was the support for India's permanent membership of the UN Security Council. इस चर्चा में रमेश गुप्ता जी को भी शामिल करूं। रमेश गुप्ता जी, ये जो अभी तक हमने बात की कि जो हर्डल्स थे न्यूक्लियर डील के रास्ते में, उसको दूर करने की कोशिश की गई है, और एक तरह से कहा जा सकता है कि कुछ कदम आगे बढ़े हैं दोनों देश। उसकी निटिग्रिटी, उसकी सूक्ष्मता अभी आनी बाकी है, लेकिन एक बड़ी तस्वीर इस पूरी मुलाकात की देखें तो ये जरूर लगा कि दोनों नेताओं के बीच, चाहे वो अमेरिकी राष्ट्रपति हो चाहे वो भारतीय प्रधानमंत्री, दोनों के बीच जो कंफर्ट लेवल था वो काफी अच्छा था। और क्या इस कंफर्ट लेवल से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू भले ना हो, लेकिन नए आयाम देता हुआ, रिश्तों को दोनों देशों के नए आयाम देता हुआ यहां से नजर आ रहा है ये मुलाकात? First of all, I thank you for having me here for the first time. जहां तक मैं सोचता हूँ सबसे बड़ी बात है जो अपना मेरे दिल में है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड लाइकिंग ईच अदर। तो जो देखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी में और प्रेसिडेंट ओबामा में, दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं और दोनों दे लुक्स लाइक दे गेट along very well. This is a major thing, the way I look at it. Going back to long time when America was pressing India to sign CTBT kind of stuff, we have come a long way on this
today. So even they are not forcing us to sign a treaty again. So I think nitty-gritty things could be sorted out later on, and I'm very much encouraged to see the chemistry of both the leaders. Okay. So I'm very happy that things are going forward. This friendship. रमेश जी, मैंने सवाल ये पूछा था कि केमिस्ट्री तो अच्छी थी, ये सबने देखा, लेकिन ये जो केमिस्ट्री अच्छी थी, इसको क्या सपोर्ट मिलेगा? जो पूरा तंत्र है हमारा, हमारी सरकार का, हमारे देश की जो भावना है, उन सब का सपोर्ट मिलेगा क्या? जो हमारे देश के अंदर अमेरिका को लेकर एक संशय की भी भावना थी, पॉलिटिकली भी एक संशय की भावना थी, क्या ये तमाम चीजें दूर हो पाएंगी? आई थिंक बहुत चेंज आ चुका है। जो आप बात कर रहे हैं ना, वो पहले की बात है, अभी नहीं है वो वाली चीज। अभी कोई इतना संशय नहीं है। आई अंडरस्टैंड, थोड़ा बहुत लोग सोचते ही होंगे, लेकिन टाइम के साथ साथ ये चीज खत्म हो जाएगी। आई थिंक इंडिया एंड अमेरिका गोइंग अहेड विद रियली गुड फ्रेंड्स। यू नो, बड़ी साफ देखने चीज ये है कि डेमोक्रेट प्रेसिडेंट एंड सेनेट एंड हाउस रिपब्लिकन। सो यू नो, इसके होते हुए भी कितने कंफर्टेबली दोनों लीडर बात करते हैं, और दे नो दैट you know everything will go along without any hitch. जी, for me it's very encouraging. जी, तो जो दोनों देशों के नेताओं के बीच में एक परस्पर संबंध बनता हुआ दिखा है, और जो बर्फ पिघलती हुई दिखी है दोनों देशों के नेताओं के बीच, हम ये कह सकते हैं कि जो कंफर्ट लेवल देखने को मिला है, उससे रिश्तों को एक नया आयाम जरूर मिला है, और उसी की वजह से आज ये कहा जा सकता है कि न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल जो लगातार काफी सालों से अटका पड़ा हुआ था, उसमें एक मेजर ब्रेक थ्रू देखने को मिल रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में रिश्ते और बेहतर होंगे। कुछ और मुद्दों पर, कुछ और पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे। The splendid, grand and massive neo-Buddhist copper dome of the Rashtrapati Bhavan. It gets its influence from stupa at Sanchi. The dome is more than twice the height of the rest of the building. The reinforced concrete shell of the outer dome began to be formed during the beginning of 1929. The last stone of the dome was laid on April 6, 1929. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अखिलेश, आपके पास फिर से आना चाहूंगी। जिस तरह से दोनों देशों के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता आज देखने को मिली, क्या हम इनसे मान सकते हैं कि दोनों देशों के रिश्तों में तात्कालिक रूप से कोई मेजर चेंज देखने को मिलेगा, या फिर उसमें एक लंबा वक्त लग सकता है? और ये जो आज हम कह रहे हैं कि एटमी डील को लेकर जो तमाम हर्डल्स थे वो भी दूर कर ली गई है, क्या उसको भी अमली जामा पहनाने में आपको लगता है कि लंबा वक्त लग सकता है, क्योंकि ये भी इतना आसान नहीं होगा इस पर आगे बढ़ना? देखिए, एक चीज मैं उसके पहले मैं अब बात पर आऊं, एक चीज मैं बताऊं कि हम लोग देख रहे थे कि हैदराबाद हाउस के ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा कुर्सियों पर बैठ के बीच में एक टेबल रखा है और उस पर चाय पी रहे थे। तो इट वाज ये एक बहुत ही अच्छा दृश्य था जो हम लोग अमूमन नहीं देख पाते हैं कि दो राष्ट्राध्यक्ष लॉन में बैठकर चाय पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं। और इसके बाद मैं आता हूं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बात शायद समझ में आ रही है कि ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल लीडरशिप कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ डिफरेंस होता है फाइन पॉइंट्स में, फाइन प्रिंट्स में। इसलिए उन्होंने एक बात मेंशन की कि जरूरी नहीं है कि फुल स्टॉप और कॉमा नहीं कहाँ लगता है। जरूरी यह है कि दोनों नेताओं के बीच, दो राष्ट्राध्यक्षों, सरकारों के प्रमुखों के बीच केमिस्ट्री कितनी अच्छी है। तो यह कह के उन्होंने यह संकेत देने का प्रयास किया है कि जो निगोशिएशन चल रहे हैं, जो हार्ड बार्गेनिंग जिसको कहते हैं हार्ड बार्गेनिंग चल रही है, उस हार्ड बार्गेनिंग में दोनों तरफ की ब्यूरोक्रेसी अपनी अपनी तरफ से डिगी हुई है। और इसीलिए हॉटलाइन शुरू किया गया है दोनों देशों के बीच की NSA हॉटलाइन पे रहेंगे
रहेंगे दोनों देश के, और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हॉटलाइन पे रहेंगे। तो अमेरिका और भारत के बीच ये पहली बार हॉटलाइन की व्यवस्था की गई है। तो इससे आप समझ सकती हैं कि अगर थोड़ी बहुत कहीं भी कुछ हिचक हुई किसी मामले में, बड़े मामले में या छोटे मामले में, तो उस पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों सीधे बात कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि एक प्रक्रिया जो जसवंत तालबोट वार्ता से शुरू हुई थी, आपको याद होगा जब जसवंत सिंह थे हमारे विदेश मंत्री, उस समय शुरू हुई थी, उसके बाद आज तक, बीच में मनमोहन सिंह ने न्यूक्लियर डील को करवाया, तो उसके बाद आज तक कहें तो चीजें विकास की दिशा में ही बढ़ रही है। लायबिलिटी क्लॉज के बाद हमारा थोड़ा सा संबंध जरूर हमारे खराब हुए थे, लेकिन अब लग रहा है कि भारत और अमेरिका दोनों उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां दोनों के बीच विश्वास है। और खास करके डिफेंस एग्रीमेंट के बारे में जो बात हुई है कि 4 प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स होंगे डिफेंस के, जिस पर कि भारत और अमेरिका ज्वाइंट डेवलपमेंट करेगा, ज्वाइंट प्रोडक्शन करेगा, और जेट इंजन भारत में बनाए जाएंगे, जेट के इंजन। तो ये जो 5 चीजें हैं, वो 5 चीजें कहें कि एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भारत की जो मुख्य परेशानी थी कि अमेरिका के बारे में संशय यह रहता था कि अमेरिका बोल देगा कि सामान मैं दूंगा, लेकिन कब देगा कोई ठिकाना नहीं। लेकिन अगर ज्वाइंट डेवलपमेंट होता है, ज्वाइंट प्रोडक्शन होता है, तो उसकी गारंटी होगी कि कब हमको मिल जाएगा कंसाइनमेंट। ओके तो जो शुरुआत हुई है वो मुकाम तक जाएगा, इसकी गारंटी आज इस मंच से देखने को मिल रही है। Akhilesh, I'll come back to you. Meera Shankar, as far as nuclear, breaking the logjam on the nuclear deal is concerned is something which we'll have to wait to see how it will all evolve over a period of time. But this defense agreement seems to be something more solid than than when if you compare it with the nuclear deal. और इससे एक तरह से मेक इन इंडिया को भी बूस्ट मिल सकता है। Yes. And they're talking of 4 specific defense projects. Yes. The Defence Framework Agreement was valid for 10 years. Yes. And it expired this year. Right. Now a new agreement is being put in place, and with the text of which has been agreed apparently, but it has not been signed. It is to be signed subsequently, which will extend for the next 10 years. A new element is this whole question of joint production, joint development, Right. and manufacturing in India, looking beyond a buyer-seller relationship. That framework, in a sense, we had worked out because the US had changed the categorization of India in terms of its export control regulations, which were very restrictive. Right. They have now categorized us, in fact this was done while I was there, as a category on par with their closest partners, not allies. This is one notch below. Right. Because earlier we were categorized along with Sudan and other countries, so the kind of rules which applied to us were very strict. So this was one of the priorities, in fact, that we worked on while I was ambassador. And now the question was, how do we concretize the opportunities which have emerged? This visit, So it was not- 4 projects have been identified. No, it was not that, the general impression is that the Defense Framework Agreement 2005, 10 years, nothing has moved. It is not that nothing had moved. Well, something had moved at the level of government policy, that is, the export control regulations had been rationalized and Rationalized, liberalized eased for it India. as far as India is Yes. concerned. And this Defence Technology and Trade Initiative, This is a looking DTTI. at DTTI, had also been signed. Now the question was, So under, it had been signed earlier. yeah, it had been But signed we earlier. were made to believe that today No, it now is. under the DTTI, where both countries had agreed that they will identify specific areas of priority or projects for cooperation, and so what has happened is operationalization of the Defence Technology and Trade Initiative. Okay. Because earlier it was a kind of a general framework, but the flesh still had to be given. Okay, Professor Sachdeva, defense agreement is, like one of our guests in the earlier program was talking about, you can't have this kind of a defense agreement unless you have a good strategic partnership, and so this is a signal that our relations between the two countries has reached a new level as far as defense and strategic partnership is concerned. No, that's I think true, because today's I think this meeting and this I think his visit definitely shows that I think we have moved one step ahead wherever they were. But at the same time, we also must understand that whatever is happening today, this is not just happening in the last few weeks or few days. This has been a long process. I mean, and this is also a part of our larger
policy changes which has been taking place in this country for the last 20-25 years, whether in the foreign economic relations or in our internal economic internal changes as well as in foreign policy changes. So, but the important thing is that Nobody would know that better than Meera Shankar. well, that's true. I mean, now the thing is that now you have a new government, new prime minister, and they're pushing further. In fact, whatever which was already existed, whatever already agreed between these two countries. But obviously, they have given new dynamism to this, and some of the stumbling blocks, like in the nuclear area. I think now maybe we'll have certain movement in that particular area as well. But all things are, I think, related. Well, since morning all channels we are discussing. You have trade and investment. You also have defense. You also have security issues as well as the security partnership, as the broader issues wherever I think there are certain convergence of interest between India and the US. Now, in all these areas, say for example, if there is more investment in, say for example, in the nuclear energy or in defense, if you look at, say for example, India, US, I mean the investment coming from the US, this is relatively still very small. I mean, if you look at the Ministry of Commerce figures, I mean, this is just about 6 or 7% of the total investment which has come in the last 20-25 years. In fact, the US president spoke about it, that, it's even then the trade between the two countries has gone up by 60% and it is now $100 billion and it needs to go up to $500 billion. Now, before we come to the trade and investment part of it, I just want the hotline between the two leaders. How significant is this? Well, this is for the first time, I think, a hotline is being India has never had a hotline with any leader. Well, it can work both ways. Let me put it like that. Sometimes it's good to have a buffer. Right. And sometimes it's good to communicate लेकिन directly. ये भी सच है कि जिस तरह के रिश्ते और जिस तरह के पर्सनल इक्वेशंस देखने को मिले हैं दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच में, मतलब नेताओं के बीच में, उससे उम्मीद की जा सकती है कि इस हॉटलाइन से और ज्यादा संबंधों में गर्मजोशी आएगी। आप इस तरह की बातें भी कर रही थी, लेकिन एक और बात देखने को मिली कि जिस तरह की गर्मजोशी दोनों नेताओं के बीच में देखने को मिली, उसी तरह की गर्मजोशी मीडिया के बीच भी देखने को मिली। मीडिया में भी काफी गर्मजोशी रही उसके कवरेज को लेकर, लेकिन यूएस मीडिया के अंदर वो गर्मजोशी देखने को नहीं मिली। यूएस मीडिया कुछ उसको बहुत ज्यादा तवज्जो देता हुआ नहीं दिखा। इनफैक्ट जो सवाल भी पूछे गए वो रशिया के ऊपर पूछे गए, चाइना के ऊपर पूछे गए, तो क्या इससे क्या संदेश जाता हुआ देख रही हैं आप? I think the US media in any case has never paid that much attention to India. But obviously we are giving this very high priority and our media is giving it saturation coverage. Absolutely. I think we are also guilty of it. The point is that, and I think there's been a lot of stress on good chemistry and comfort level. That takes relations up to a point. But essentially it is, the national interest of different countries which drives relationships. Relationships Personal leaders can make a difference. Right. But the whole tone of the relationship is really set by the national interests of different countries. No, in fact, President Obama made that point very, very clearly at the end of his, where he said that, that there has been a relationship, people-to-people relationship, which is actually taking this relationship forward. It is not just the leader to leader. नहीं, लेकिन ये जो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप बनाने की बात है, रमेश जी मैं आपको शामिल करना चाहूंगी। पीपल टू पीपल रिलेशनशिप तो मीडिया में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए था, लेकिन उस तरह से दिखा नहीं। तो क्या आपको लगता है कि अगर ये जो सारे संबंधों की नजदीकियां, प्रगाढ़ता बढ़ाने की बात यहाँ पे की जा रही है, इसको लेके अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने देश में ज्यादा जूझना पड़ेगा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि the behind this all Indian Americans role, we should appreciate that. It's a big force behind it to make changes, whatever we see here at the top level. So they are the one affiliate community. They spend money, they mold their lawmakers, senators and congressmen, and even the ambassador. So the big change is coming behind the scene. I got artillery behind it. So they are the one making all these things happen. American media always have been biased against India since long. Rather pro-Pakistan, I would say, as compared here. Always talking against India, bringing bad things against India. But because of the intervention of Indian Americans and changes in India, things are getting better slowly and slowly. And we see really good picture right now. In the coming time, you see bigger picture and close relationship, plus the media also will change.
Slowly they're getting out of the jam of pro-Pakistan bias. Okay, sorry, bias against India. So I'm pretty sure you'll see big changes, healthy changes, friendly changes coming. जी, आप ये कह रहे हैं कि अमेरिकन मीडिया का बहुत उत्साहजनक रवैया भारत को लेकर पहले भी नहीं था, लेकिन आप क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे अखिलेश, आप इससे क्या संदेश ड्रॉ किए? देखिए अमृता, सवाल ये है कि अमेरिका के हम उस तरीके के सहयोगी नहीं हैं जिस तरह के यूरोप के देश सहयोगी हैं। हम अमेरिका के किसी भी वार में उनके साथ नहीं रहे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान की लड़ाई हो, इराक की लड़ाई हो, आईएसआईएस का मामला हो, सीरिया का मामला हो, हम अमेरिका के साथ हमेशा साथ नहीं रहे। हम अमेरिका से अलग रहे हैं। हम एक तरीके के अमेरिका की उन नीतियों के क्रिटिक रहे हैं जिसको कि अमेरिकी मीडिया में काफी जगह मिलती है कि अमेरिका यहाँ वार कर रहा है, यहाँ सैनिक मारे जा रहे हैं। तो आप मीडिया को समझ सकते हैं कि वहां की मीडिया में भारत को लेकर अभी भी एक तरीके के, समझिए कि एक तरीके के कन्फ्रंटेशनिस्ट माइंडसेट में अमेरिका की मीडिया रहती है। हमारे क्लाइमेट चेंज पे हमारे डिफरेंसेज हैं, WTO पे हमारे डिफरेंसेज हैं। अभी एक बिगिनिंग हुई है न्यूक्लियर डील को लेके, जो न्यूक्लियर रिएक्टर आएंगे, अमेरिका में पैसा जाएगा, वहां जॉब क्रिएशन होगा। जॉब क्रिएशन एक बहुत बड़ा इशू बनता है अमेरिका में, अगर जॉब क्रिएशन कोई करता है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद अमेरिकी मीडिया में भारत के लिए थोड़ी जगह मिलेगी। नहीं तो बट नेचुरल है कि इंडियन मीडिया को इसलिए लगता है कि इंडिया को कुछ पाना है अमेरिका से। इंडिया एक ऐसे थ्रेशोल्ड पे पहुंच गया है जहां से उसको अमेरिका की जरूरत है। अमेरिका ऐसे थ्रेशोल्ड पे इंडिया से पाना चाहता है जहां उसको जॉब क्रिएशन है। हम उनका जॉब भी लेते हैं, यह भी आरोप है अमेरिकन मीडिया में। इसलिए निश्चित तौर पे अमेरिकन मीडिया में उस तरीके का उत्साह नहीं है, नहीं रहता है अभी तक। लेकिन हो सकता है अगर हम अमेरिका के ज्यादा करीब जाते हैं, उनको लगता है कि सच में इंडिया से हमें फायदा होने वाला है, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा इस तरीके से। जो आज जिस तरह की समझौते किए गए हैं सचदेवा साहब, क्या उससे लगता है कि अमेरिकन पब्लिक का भी कुछ मूड शिफ्ट होगा? और खासतौर से मीडिया का? नहीं, मीडिया का तो जैसे बताया कि थोड़ा सा भारत के प्रति रवैया कोई बहुत अच्छा तो नहीं रहा। इनफैक्ट अगर कल, आज या कल जो है उसमें न्यूयॉर्क टाइम में अगर आप जो रिपोर्ट देखें इस पूरे विजिट के बारे में, 80% उसमें लिखा गया है कि कैसे दिल्ली की सड़कों से गायों और बंदर को भगाया जा रहा है। तो रादर देन निटिग्रिटी जो पूरी इस विजिट की है उसको कवर करने की बजाय, तो एग्जॉटिक वो जो एक इमेज है इंडिया का, वो अभी यूरोप में भी बरकरार है, अमेरिका में बरकरार है। तो उसके लिए हमको एक पूरी अपनी स्ट्रेटजी के तहत एक अपना एक जैसे जैसे इंडिया उभरेगा, जैसे जैसे इंडिया की तरक्की होगी, वहां के लोग निवेश करेंगे, यहाँ पे आएंगे और ज्यादा लोगों का आना जाना यहाँ पे रहेगा, तो उससे धीरे धीरे इट्स ए लॉन्ग टर्म आई थिंक प्रोसेस, वो बदलेगा। लेकिन ये अब बात ये है कि ये नई दोनों नेताओं की एक बड़ी महत्वपूर्ण बात अगर आप देखें, चाहे भले ही एकदम से ये नहीं हो कि ये एग्रीमेंट हमने ये कर लिया है, लेकिन सभी दिशा अगर आप देखें, चाहे वो डिफेंस की है, न्यूक्लियर की है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की, जैसे इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के बारे में कहा है कि इसके बारे में वो बात करेंगे। हो सकता है आने वाले समय में कोई ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में भी बात शुरू हो जाए, अभी तो यूरोप के साथ थोड़े ज्यादा बिजी हैं वो। तो मुझे लगता है एक नई दिशा, एक नया मुकाम जो भारत और अमेरिकी संबंधों को इस विजिट से जरूर मिला है। अब वो कितना हम उसका फायदा उठा पाते हैं, ये हमारे ऊपर, हमारे किस तरह से फायदा उठाने के साथ साथ अमेरिकी लोगों को भी ये संदेश दे सकते हैं कि हम जो है हमें सकारात्मक, हमारे बारे में सकारात्मक, इट्स वेरी नेशनल इंटरेस्ट। अगर उनका यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया, हाँ। और उनके और बहुत ज्यादा जो भी इश्यूज है जिसके उनका नेशनल इंटरेस्ट है, अगर उनको कहीं ये लगने लगता है कि अगर उनकी हम कोई सहायता कर सकते हैं, उनके साथ हम जुड़ते हैं, चाहे वो ईरान का मामला हो। लेकिन अगर किसी देश का राष्ट्रपति इतने गर्मजोशी से भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहा है, जो यहाँ के तमाम मीडिया और पूरे एक तंत्र में उसको लेकर जो उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या उसका भी रिफ्लेक्शन कहीं अमेरिकी मीडिया या अमेरिकी पब्लिक पे नहीं? आई मीन वो तो अभी आज से वो धीरे धीरे शुरू होगा, उसके बाद नए अगर कुछ उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। इसमें एक बात कहूँ, वो ये है कि जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट है, उसमें जो हमेशा पोल्स करे जाते हैं कि किस देश से हमें रिश्ता बढ़ाना चाहिए, तो कई सालों से ये उसमें आ रहा है कि काफ़ी लोग भारत से रिश्ते मजबूत करने के फेवर में हैं। और तो ये नहीं है कि पब्लिक में भारत की ओर इतना उत्साह नहीं है। दूसरा ये कि वहाँ पे जैसे कि बोला गया 3 मिलियन इंडियन अमेरिकन हैं जो अपने स्थल पे काफ़ी सफल रहे हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर्स हैं,
आईटी स्टार्टअप्स के बिजनेसेस चलाए हैं उन्होंने सिलिकॉन वैली में, बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज के सीईओज हैं। इसका प्रभाव पड़ता है अमेरिका में। और जो रिश्ते हैं अमेरिका और भारत के बीच, ये ना केवल सरकार के बीच में है, ये आम आवाम के बीच में भी हैं, और कई दफे आवाम सरकारों से आगे होती है इस मामले में। बल्कि इंडियन अमेरिकन्स और फिर जैसे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज वगैरह के अपने रिश्ते इंडियन इंस्टीट्यूशन से काफ़ी हैं। तो अमेरिका ऐसा देश भी है जहां एक पॉइंट से रिश्ता नहीं बनाया जाता, क्योंकि केवल सरकार ही नहीं है जो महत्वपूर्ण है विदेश नीति में। कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कई सारी आवाज़ें हैं जो उस पर प्रभाव डालती हैं। तो ये सब देखते हुए ये नहीं कह सकते कि अमेरिका में भारत के प्रति कुछ पॉजिटिव नहीं है। ये ज़रूर है कि वो इमेज बदलता रहता है, क्योंकि अगर हम खुद, हमारी मीडिया जो है बहुत नेगेटिव हो गई हमारे सरकार के प्रति, तो उसका रिफ्लेक्शन उनके मीडिया में भी मिलता है। आखिरकार वो भारत के बारे में जानते कहाँ से हैं? जी, लेकिन आप ये कह रही हैं कि अभी तक का जो वहाँ का जिस तरह का आपका अनुभव रहा है और जो अभी तक के अलग अलग जगहों से खबरें निकलती रही हैं, उससे ये नहीं कहा जा सकता है कि अमेरिकन जनमानस के अंदर कोई भारत को लेकर कोई नकारात्मक सोच है, बल्कि आप कह रही हैं कि ज्यादा पॉजिटिव सोच है। और भारतीय अमेरिकी 30 लाख के करीब वहां पर जो एम्प्लॉयज हैं वो लोग भी अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और भारत की एक सकारात्मक छवि देखते हैं। इसी के साथ अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति के 2 दिन के दौरे की और जो चुनौतियां हैं उसके बारे में, और 2 दिन के दौरे के दौरान और क्या-क्या उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं इस दोनों देशों की गर्मजोशी से, उस पर भी बात करेंगे। Saina Nehwal, the first Indian to win a medal in badminton at the Olympics. The world number 2 ranked player is also the first Indian to win the World Junior Badminton Championships and the first Indian to win a Super Series tournament. Saina Nehwal in fact completed a hat-trick Super Series titles in 2010. That same year, she became the first Indian singles player to reach the final of the year-ending Super Series finals, defeating 2-time All-England champion and former world number 1 Tine Baun in the semis. तो आज हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरे की, और इस दौरान भारत की तरफ से जो गर्मजोशी दिखाई गई उसकी तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं इससे। लेकिन इसके अलावा अभी 2 दिनों की यात्रा और बची हुई है। पहले दिन के हासिल ये रहे कि परमाणु डील में माना जा रहा है कि एक मेजर ब्रेक थ्रू हुआ है और जो तमाम हर्डल्स थी न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल को लेकर उसे दूर करने की भारत की तरफ से कोशिश की गई है। लेकिन सवाल यह है कि भारत की तरफ से कोशिश की गई है, उसके बदले में भारत की तरफ से ऑफर क्या किया गया है, क्योंकि अगर अमेरिका माना है तो निश्चित तौर पर भारत की तरफ से भी कुछ उसको रियायत देने की जरूर बात कही गई होगी। Okay, actually, Amrita, I need to bring to the notice of all of you that the full text of the joint statement has come out. It's very interesting what is there in the joint statement. The third paragraph. First is how joint statements are. You know better than anybody else. Apart from the generalities. But the third paragraph immediately comes to. I'll just quote the third paragraph. Recognizing the important role that both countries play in promoting peace, prosperity, stability and security in the Asia Pacific and Indian Ocean region, and noting that India's Act East policy and the United States rebalance to Asia provide opportunities for India, the United States
and other Asia Pacific countries to work closely to strengthen regional ties. The leaders announced a joint strategic vision to guide their engagement in the region. See, this is the most, this seems to be a very important thing because for the first time, I suppose you should be, please correct me if I am wrong, that the two countries are talking of this kind of arrangement in the Asia Pacific and Indian Ocean. I think this is the biggest point of convergence, if I may Exactly. say so, and the most important factor driving the strategic relationship between the two countries, Right. Because both have concerns that China's rise Absolutely. should take place in a manner which is not threatening to Asia's stability and prosperity. Both countries also have good relations with China, especially the US, which has huge economic Absolutely. equities in China. But so it's a more complex relationship A situation. complex balance. Yes, tightrope of simultaneous engagement and also trying to shape a balance which will ensure that Asia's peace and stability and prosperity can be promoted in future. Professor Well, I think this is true because everybody recognizes that the major action, whether it's security, economics or politics, is going to be in Asia. But at the same time, both economic and security architecture within Asia is still evolving. And US obviously would like to play a major role in Asia, and already, I mean, India and China and Japan are going to be major players within Asia. So, I mean, the good point for us is that there is a interest in Asia by everybody because of all the actions which are taking place, and Americans obviously are very keen to have a partnership with us in Asia because of rise of China and many other hotspots within Asia where we could somehow help and facilitate many of their actions. So we should really take advantage of this in the form of whatever, whether it's a trade, investment, nuclear energy or broader strategic partnerships. So this is what I think we should be working on. At the same time, of course, we have to be very, very careful. We should not really antagonize all of our other partners. within Asia. Mira Kumar, that's the point, you know. We will have to play a very careful balancing role here because how do you think Beijing will be looking at this kind of a statement? Well, I think Beijing has a think tank there, has said that, the Americans will try to involve India in a strategy of containment of China. Right. But India will not go along. So I think for India, a strategy of what we call multi-alignment. Right. That is because we need to work with different countries at Yes. different levels and in different sectors. And a country like China, who is a neighbor, who is, with whom Right we need on our border. Yes. जी, और इस चर्चा का एक और पहलू है, दरअसल मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने ओबामा के साथ जो बातचीत हुई उसमें अमेरिका के साथ सोशल सिक्योरिटी का जिक्र किया और सहयोग की बात की है। Sorry, Amrita. I think we'll get the views of Akhilesh Suman before we go into the नहीं, next अखिलेश issue. सुमन because- से ही मैं बात करना चाह रही this, थी। on this whole, Asia Pacific thing. Akhilesh, this whole Asia Pacific and Indian Ocean joint strategic vision which they had talked about. How did this emerge, and how do you think Chinese will look at this whole this kind of an arrangement between India and US? Actually, देखिए गिरीश, this is not I think that this is not a very good proposition being taken in open, that how we are going to rebalancing of Asia and Pacific, because see what China has got at one point of time from Americans, what Japanese have given to Americans, there are no big negotiations, but you are negotiating for 7 years for getting a kilogram of nuclear energy. So I think that this is not a very good politics, that many people are saying among correspondents also we were talking that these lines are not in a very good way, that our strategic interest is not in a confrontation with China, or not just to show that yes we are going to join the rebalancing out of America. Look, its policy is not to rebalance China or Asia Pacific, but look, its policy is for our own expansion of our cultural heritage that we have been sharing with Asia Pacific nations. So I think that this is the point that This can be a tricky issue. Yeah, I think you have made a point, Akhilesh, you made a point, Meera Shankar would, how do you respond to this? Because I'm sure domestically, this is going to be a tricky issue. I'm sure there's going to be some kind of criticism internally about this kind of a, I vision jointly with the US. I think we have to see how it evolves.
Firstly, I think India is not an ally of the United States. Right. That's quite clear. We are a partner Right. of the United States. And within Asia, we are looking at how we can make that partnership go forward. But US is very keen to have India as an ally. Yes, but I think it depends on how India plays it, because India needs to manage its relationship with China. We have, seeking deeper economic ties with China. We have a border issue which we need to resolve. We have good relations with Russia, which we would like to preserve. And also, good ties with Europe. Right. So for India, actually building a good equation with all the great powers is an important element of our foreign And policy. can't do Of course, anything to, can't of do course anything it to doesn't- isolate somebody. Yes, it doesn't mean that you can't, give some priority or emphasis in to one or the other at different times. But there is need to ensure that balance is maintained and that you have relationships with the others which keep moving. Right. जी, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो क्या हम इसको एक संपूर्णता में अगर हम देखें तो आगे बढ़ता हुआ रिश्ता दिखा यहाँ से आज, क्योंकि पहला दिन था, अभी 2 दिन की यात्रा और बची हुई है। नहीं, ये बात तो निश्चित तौर से दिख रही है कि अब सिर्फ जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ये बात सिर्फ एक न्यूक्लियर इशू के मुद्दे के ऊपर नहीं है, बल्कि सारा जिस तरह से हमारा विदेश नीति बदली है पिछले 20-25 साल में, और उसके अंदर ये सारा जो बदलाव आ रहा है पूरे एशिया क्षेत्र के अंदर, उसके अंदर राइज ऑफ चाइना भी है, उसके अंदर हमारे जो रिलेशन जो अभी एकदम प्रगाढ़ हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, जापान के साथ भी और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ भी। और हमारी और एक और चीज हमको नोटिस करनी चाहिए, जब दोनों नेताओं ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपना जो स्टेटमेंट पढ़ा, दोनों ने किसी ने भी पाकिस्तान शब्द का यूज नहीं किया। But that's exactly the point. No, that we don't have much time, but the joint statement specifically refers to that. Okay. In fact, the foreign secretary during a briefing said that, and I see it, they specifically named the groups. Haqqani Group and Jamaat-ud-Dawa. Jamaat-ud-Dawa, Lashkar-e-Taiba, they've all been named, and Pakistan is mentioned here actually, saying that Pakistan should ensure that the 2008 the accused should be handed over or punished. लेकिन जब so that mention is there in the joint statement. नहीं, लेकिन उससे एक मुझे जहां तक लगता है कि जब वो कह रहे थे तो उसका मतलब ये था कि अब वो छोटे क्षेत्रीय जो जिस तरह से भारत को देखते थे, उससे उठ के अभी भारत की थोड़ी बड़ी भूमिका इस पूरे क्षेत्र के अंदर, हमारे साउथ एशिया के अंदर, एशिया के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर, उसके अंदर किस तरह से हमारी कोई साझेदारी बन सकती है, और वो काम पिछले 10-15 साल से चल रहा है, उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। जिस तरह से ये स्थिर सरकार है, इनके पास मोदी और जिस तरह से उनका एक पर्सनल रिश्ता भी उनके साथ बनता चला जा रहा है, और वैसे भी अगर हम देखें चाहे अमेरिका की अंदर कितने भी उनके प्रॉब्लम्स हो इंटरनल, चाहे जैसे लेमडक प्रेसिडेंट बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो विदेश नीति के जो सवाल है उसके अंदर अभी भी काफी गुंजाइश है कि ओबामा काफी कुछ वो कर सकता है, और उसके अंदर इंडिया वाला मुद्दा। Mr. Ramesh Gupta, one of the things as far as trade and investment is concerned, I was looking through the joint statement which has been issued also. There are no specific gains seems to have been made there. General statements have been made about improving the ties and things like that, but we don't see any specific things there which you see as far as defense is concerned or even nuclear deal is concerned. So you think that this as far as business and investments are concerned, it's still a work in progress. It will take some time for any of these things to really fructify. First of all, I want to touch the subject as Ambassador Shankar said, there bound to be some difference between both the countries, and India can never be ally of America because America has different interest, India different interest, different dealing with the Pakistan, China, North Korea or Iran. America has different interests. So we should not jump to the conclusion that we are going to be very, very good friend of America, and to the extent that we should be called ally of America. Okay. जी, एक आखिरी सवाल। Meera, on this issue of business and investments, how do you think? Because we don't see any specifics. On business and investment, it's largely in the private sector, and the US is our largest single trading partner if we take goods and services together. Right. It is also the largest single destination of Indian exports,
and trade is broadly balanced, but with a small surplus in favor of India, which is a big positive for India. Investment from the US has not been as high as it should be, but they are the largest source of technology and technological and financial collaborations for Indian companies. And some of the investment which actually has come in, they are the largest source of foreign institutional investment, FIIs, in our market. हमें उम्मीद है मीरा जी, हमारे पास वक्त की कमी है, हमें उम्मीद है कि ये जो रिश्तों की और छोटी छोटी गांठें हैं ये भी धीरे धीरे, क्योंकि बड़े डिग्निटरीज जब मिल रहे हैं और उनके संबंध मजबूत हो रहे हैं, तो ये रिश्तों की गांठें भी टूटेंगी और भारतीय लोगों के लिए, भारतीय परिदृश्य के लिए ये एक बेहतर संबंध साबित होगा। जाते जाते एक लाइन का सवाल अखिलेश मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, मन की बात भी ओबामा को करनी है, तो क्या भारतीय लोगों को कुछ उम्मीद करनी चाहिए कि मन की बात से कुछ और इमोशंस निकलेंगे? ना, निश्चित तौर पे मन की बात जब होती है तो इमोशंस के लिए होती है। और जिस तरह का माहौल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बनाया है, आपको याद होगा कि वो चीन के राष्ट्रपति को लेकर गए थे गुजरात और वहां झूला झूले थे, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उसको भंजाना खूब अच्छी तरह जानते हैं। और आज जब लॉन में चाय पी रहे थे तो वो भी दिख रहा था कि दोनों भावनात्मक रूप से काफी नजदीक दिखाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि मन की बात में बराक ओबामा भारत को कुछ और दिल को छू लेने वाली बातें कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए अखिलेश। रमेश जी आपका, गुलशन जी आपका, मीरा जी आपका और गिरीश आपका भी। तो ये था आज का सरोकार, और आज हम भारत के सरोकारों पर बातचीत कर रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच जिस तरह के संबंध बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जिस तरह से हमने कहा कि मन की बात के जरिए भावनाएं निकलेंगी और हो सकता है इन भावनाओं से दोनों के रिश्तों में और प्रगाढ़ता आए। अब तक की जो पहले दिन की यात्रा रही है उसमें कई ब्रेक थ्रू देखने को मिले हैं। उम्मीद की जा सकती है कि इस पर जल्द ही कुछ अमल की तरफ भी बढ़ेगा हमारा तंत्र। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।